नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की इतिहास, जिसमें हम 2 चैप्टर वो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। क्या नाम है? आरंभिक नगर। तो देखो, इस चैप्टर में, ये जो तीसरा चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें बताया क्या गया है। आरंभिक नगर का मतलब सबसे पहले जब खनन किया गया तो हमें मिला था हड़प्पा। क्या मिला था? हड़प्पा, या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जो मिलने वाला नगर था वो था हड़प्पा। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का खनन हुआ, उसके पीछे क्या क्या कहानी है, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता है, वहाँ का नगरीय जीवन कैसा था, वहाँ पर किस प्रकार के, अगर कोई मोहरें मिली हैं तो वो किस प्रकार की हैं, कोई मूर्तियाँ मिली हैं तो किस प्रकार की हैं, वहाँ पर अगर नापतोल होता तो वहाँ पर बाट मिले हैं नहीं मिले, वहाँ की नगर निर्माण शैली कैसी थी, वहाँ का स्थानीय जीवन कैसा था, इस बारे में अगर हमको जानकारी है तो वो हमें इस चैप्टर से मिलेगी। हमारे अतीत जो किताब है कक्षा 6 की, उसमें तीसरे चैप्टर में इन सभी जानकारियों का बारे में बताया गया है। एक एक करके हम इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहले इसमें मुझे बताया गया है हमें, वो है हड़प्पा की कहानी के बारे में। हड़प्पा की एक कहानी है उसके बारे में। हालांकि उसमें थोड़ा ही बताया गया है कि कुछ बटन बंधु थे, उन्होंने वो एक रेल लाइन का निर्माण कर रहे थे, उन्हें ईंटों की ज़रूरत पड़ी तो ऐसे ही उन्होंने खोदा, तो वहाँ से कुछ ईंटें उन्होंने खोद ली, तो बाकी उस जगह का नाम अब हड़प्पा दे दिया। लेकिन वैसे अगर थोड़ा सा और हम थोड़ा डीप जाएं इस बात के बारे में, तो वो देखो, जिस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है सन 1826 से। कब से? सन 1826 से इसकी शुरुआत होती है। देखो कैसे, एक अंग्रेज सैनिक था, है ना, उसका नाम था चार्ल्स मैसोन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसोन। ये जो चार्ल्स मैसोन था, ये था एक अंग्रेजी सैनिक। अब इसने क्या किया, एक पंजाब में, पाकिस्तान में जो पंजाब है, क्योंकि 1826 में देखो भारत पाकिस्तान नहीं थे, पूरा भारत एक ही था, तो पंजाब क्षेत्र था। पंजाब क्षेत्र में एक प्रांत है साहिवाल। साहिवाल प्रांत है कहाँ पर? पंजाब में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो 1826 में चार्ल्स मैसोन ने की साहिवाल प्रांत की यात्रा, साहिवाल प्रांत पे गया। तो जब साहिवाल प्रांत में ये जब गया तो इसी साहिवाल प्रांत में एक टीला मिला था। क्या मिला था? एक टीला मिला, और इस टीले को देखकर इसने ये सोचा कि यहाँ पर संभवतः कोई न कोई युद्ध हुआ होगा, कोई न कोई लड़ाई हुई होगी। और जिस लड़ाई के बारे में इसने सोचा कि वो लड़ाई किसके मध्य हुई होगी, सिकंदर वर्सेस पोर्स, सिकंदर और पोर्स के मध्य वो युद्ध हुआ होगा। तो जिस टीले को देखकर इसने अनुमान लगाया। कब यात्रा की थी इसने? 1826 में। लगभग 15-20 सालों तक ये इसी क्षेत्र में घूमता रहा। 1826 से लेकर ये घूमता रहा 1842 तक। 1826 से लेकर 1842 तक इसी क्षेत्र में घूमता रहा। तो 1826 से 42 तक जिन जिन प्रांतों की इसने, जिस क्षेत्र की इसने, अगर जिसकी मैं बात करूं, जिस क्षेत्र की इसने यात्रा की, तो उस क्षेत्र में था सबसे पहले बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, एक कलात क्षेत्र भी है पंजाब में, पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पर, और पंजाब। इन 4 जगहों की इसने, जो चार्ल्स मैसोन था, इसने यात्रा की।
1826 से 1842 तक दी। इसको ये पूरी एक कहानी के रूप में उभर के आएगी, आप इसको अच्छे से समझना। चार्ल्स मैसन क्या था? एक अंग्रेज कर्मचारी या अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सैनिक था, जो भी था, एक अंग्रेज सैनिक था पहले तो, उसके बाद में ये इसको अधिकारी बना दिया गया। तो इसने 1826 में साहिवाल प्रांत, जो कि वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है, यहाँ की यात्रा की। यहाँ पर इसने को एक टीला देखने के लिए मिला। इस टीले को देखकर इसने ये सोचा कि कोई ना कोई युद्ध हुआ होगा, और वो युद्ध हुआ होगा सिकंदर और पोर्स के बारे में। ये सब ऐसा कौन सोचता है? ऐसा चार्ल्स मैसन साहब सोचते हैं। तो चार्ल्स मैसन साहब जो हैं, ये 1826 से 1842 तक बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, कलात और पंजाब क्षेत्र की यात्राएं करते रहे। और इन्हीं क्षेत्रों की जो यात्रा है, इसको इन्होंने वर्णित किया। इनकी एक बुक थी, क्या थी? इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था नरेटिव ऑफ वरियस जर्नी इन कहाँ पे? इसके आगे हम ये लिख सकते हैं, इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, कलात एंड पंजाब। बुक का क्या नाम था? नरेटिव ऑफ वरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, कलात एंड पंजाब। ये इनकी बुक का नाम था। अब देखो, फिर ये वापस 1842 में लौट गए। इनकी यहाँ सब इस जो क्षेत्र की यात्रा करके ये जब यहाँ से लौट गए, तो यहाँ पर इस प्रांत की, जो साहिवाल प्रांत है, इनको यहाँ पर लगा कोई ना कोई सभ्यता है। तो उसकी जांच करने के लिए, कब जांच करने के लिए 1855 में यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम आए। कौन आए? अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे अगर देखें, बात करें तो इनके बाद चार्ल्स मैसन जो थे, उनके बाद में कौन आए? अलेक्जेंडर कनिंघम आए। कहाँ पर? उसी साहिवाल प्रांत में। उसी साहिवाल प्रांत में आए। कब आए? समय क्या रहा? 1855-56 का समय था। कब? 1855-56 का समय था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने साहिवाल प्रांत की यात्रा की। ठीक है। अब यहाँ से यात्रा करने के बाद इन्होंने, समय बीता और समय आया 1861 का। कब आया? 1861 का। 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की जब पुरातत्व विभाग का निर्माण किया या नींव डाली, पुरातत्व विभाग की नींव डाली या निर्माण किया। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या किया? इन्होंने निर्माण किया, गठन किया, स्थापना की, नींव रखी, एक ही बात है। तो 1861 में किसने रखी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो देखो, यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक या पिता किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्या है ये? ASI के पिता, भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्माण किया था, स्थापना की थी, गठन किया था, नींव रखी थी। इसके बाद देखो क्या हुआ, ये 1855 में आए, साहिवाल प्रांत की इन्होंने साहिवाल प्रांत की यात्रा की, 1861 में ASI का गठन किया और 1855 से लेकर 1865 तक ये इसी खनन के कार्य में, इसी काम में लगे रहे। वहाँ आपको सभ्यता थी या नहीं। इसके बाद इनकी जगह पर आए 1865 में, और जो कि 1871 तक रहे थे। नाम था लॉर्ड लॉरेंस। क्या नाम था? लॉर्ड लॉरेंस। कब आए थे? 1865 से 71 तक रहे। तो लॉर्ड लॉरेंस ने आते ही सबसे पहला क्या काम किया?
जो इन्होंने इस एएसआई का गठन किया था, इसका जो स्थापना की थी, इसकी फंडिंग यानी कि इसका वित्तीय सहायता बंद कर दी। वित्तीय सहायता इन्होंने बंद कर दी। किन्होंने? लॉर्ड नॉरिस ने। अब 71 तक ये रहे। 71 तक ये क्या है, बिल्कुल मृतप्राय रही, बिल्कुल ये मतलब मरे जैसी हो गई। जो एएसआई थी, भारतीय पुरातत्व विभाग जो था, वो मृतप्राय हो गया। उसके बाद कनिंघम साहब फिर से वापस आते हैं 1871 में। कौन आते हैं? 1871 में कनिंघम साहब वापस आते हैं और ये बने रहते हैं 1885 तक। 71 से 85 तक कौन रहेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले क्या करेंगे, जिसकी उन्होंने स्थापना की थी उसको वापस पुनर्जीवित करेंगे। तो एएसआई को उन्होंने वापस क्या किया, वापस जीवित किया, या वापस इसकी फंडिंग जो लॉर्ड लॉरेंस ने जो फंडिंग रोक दी थी, उस फंडिंग को वापस से इन्होंने शुरू कर दिया और वो डायरेक्टर बन गए, निदेशक बन गए। खुद क्या बन गए? निदेशक बन गए एएसआई के। और जब तक ये सेवा में थे, 1985 तक ये सेवा में रहे, तब तक यही एएसआई के निदेशक थे। तो इसके बाद 71 के बाद देखो 1872 में इन्होंने क्या किया। 1872 में उन्होंने क्या किया कि फिर से साहिवाल प्रांत में गए। एक बार फिर साहिवाल प्रांत की इन्होंने यात्रा की और साहिवाल प्रांत से इस बार खाली हाथ नहीं आए। साहिवाल प्रांत से इन्होंने एक वर्षभ की मोहरें प्राप्त की। क्या? वर्षभ की मोहरें प्राप्त की इन्होंने यहाँ से, साहिवाल प्रांत से, जिससे क्या है कि इनको पक्का पुख्ता इनको ऐसा हो गया कि यहाँ कोई ना कोई निश्चित सभ्यता तो जरूर है, कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता यहाँ जरूर रही है। तो इस बात को लेकर इन्होंने 1875 में क्या किया, अपनी रिपोर्ट पेश की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और समय आ गया 1885 का। अब 1885 के बाद ये क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। अब 1885 के बाद समय आया 1886 का, और 1886 में अलेक्जेंडर कनिंघम की जगह कौन आए? एडवर्ड बक। एडवर्ड बक आए। तो जो एडवर्ड बक आए, इन्होंने सबसे पहले आते वही काम किया। 1889 में इन्होंने एएसआई की फंडिंग रोक दी। फंडिंग थी वो रोक दी। किन्होंने? एडवर्ड बक साहब ने, जो कि 1889 से लेकर 1902 तक, 1902 तक क्या है, बंद रही। इसका मतलब भारतीय पुरातत्व जो विभाग था वो बिल्कुल मर चुका था, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। अब 1902 में क्या हुआ, समय है 1902 का, क्योंकि एडवर्ड बक साहब ने यहाँ पे फंडिंग बंद कर दी, तो इसके बाद तो कुछ था ही नहीं। तो 1902 में फिर से हलचल हुई, और हलचल करने के लिए आए कर्जन। कौन आए? कर्जन साहब आए। कर्जन साहब ने अब की बार पूरा पक्का काम किया। आते ही इन्होंने एएसआई को कानूनी मान्यता दी, या कानूनी मान्यता दिलाई और पुनः स्थापित कर दिया। कानूनी संरक्षण दिलवाया। और क्या किया, इसकी पुनः स्थापना इन्होंने कर दी। अब कानूनी रूप से जब इन्होंने पुनः इसकी स्थापना कर दी, तो 1902 में ही सन 1902 में ही मार्शल को क्या कर दिया, डीजी बना दिया गया, महानिदेशक बना दिया, डायरेक्टर जनरल एएसआई का नियुक्त कर दिया गया। तो ये मार्शल थे, मार्शल ने ही राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी को नियुक्त किया था। इस बात को आप ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी को किसने नियुक्त किया था, तो मार्शल ने नियुक्त किया था। कब किया था? 1917 में।
किसकी नियुक्ति की? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी की। को इन्होंने नियुक्त किया था। तो मार्शल साहब जो हैं ये 1902 से लेकर 1928 तक बने रहे, इनके एएसआई के डीजी बने रहे। अब देखो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने क्या किया। आपको मैं बताऊं पहले, देखो ये सिंधु नदी, कौन सी नदी है? सिंधु नदी। इसी सिंधु नदी में आके गिरती है, एक मिलती है, जिस नदी के, उस नदी का नाम है झेलम। इसी झेलम में एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है चेनाब। चेनाब के बाद झेलम में आके मिलती है रावी, और रावी के बाद झेलम में आके मिलती है सतलज। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब देखो राखल दास बनर्जी को मार्शल साहब ने भेजा, सिंधु नदी के किनारे एक जगह थी मोहनजोदड़ो। क्या थी? मोहनजोदड़ो। और दयाराम साहनी साहब को इन्होंने भेजा, यहाँ पर ये रावी नदी है, रावी नदी के किनारे एक जगह थी हड़प्पा। यहाँ पे कौन आए? दयाराम साहनी। और यहाँ पे कौन आए? राखल दास बनर्जी। अब देखो इन्होंने ये खनन करते रहे, समय बीतता गया, तो समय आ पहुंचा यहाँ पर 1921 का। कब? देखो सबसे पहले राखलदास बनर्जी ने खनन आरंभ किया था। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खनन कहाँ से, सबसे पहले खनन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मोहनजोदड़ो से हुई थी। लेकिन जो स्रोत हुए हैं, जो सबसे पहले अवशेष मिले, वो किन्हें मिले? दयाराम साहनी को मिले। कब? 1921 में इनको अवशेष की प्राप्ति हुई। और जैसे ही इनको मिले तो राखल दास बनर्जी क्यों पीछे रहने वाले थे? 1922 में राखल दास बनर्जी को भी खनन करते हुए अवशेष की प्राप्ति हो गई। 21 में हड़प्पा से मिले और 22 में मोहनजोदड़ो से। फिर क्या हुआ कि 1924 में मार्शल साहब ने सभ्यता के बारे में लंदन की एक साप्ताहिक पत्रिका थी लंदन वीकली, उसमें प्रकाशित करवाया कि ऐसे ऐसे हमें दो नगर मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और फिर हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कर दिया गया 1927 में। इस सभ्यता का नाम कब दिया गया? 1927 में। क्यों? मार्शल ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि देखो सबसे पहले जिस स्थान की खोज होती है, जिस स्थान से हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, तो सभ्यता का नाम भी उसी शहर के या उसी स्थान के नाम पर होता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता। क्या कह दिया गया? हड़प्पा सभ्यता इसको बोल दिया गया। अब देखो जो बुक में हमें दे रखी है कहानी, वो थी ब्रेटन बंधुओं की। किनकी? ब्रेटन बंधु। दो भाई थे ब्रेटन, जिनका एक का नाम था जेम्स और दूसरे का नाम था विलियम। ये दोनों क्या थे कि पेशे से ठेकेदार थे। क्या थे? ठेकेदार थे। अब देखो अंग्रेज जो हैं उस समय एक रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। कहाँ से कहाँ? लाहौर से कराची तक। कहाँ तक? लाहौर से लेकर कराची तक एक रेलवे लाइन का निर्माण वो कर रहे थे। तो जब रेलवे लाइन का निर्माण होता है तो देखो यहाँ पर क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र था पूरा। तो यहाँ पर ये क्या है कि धीरे धीरे ऊपर की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को हटाकर जब ठोस मिट्टी जहाँ आती है वहाँ पर पटरियों का बिछाने का काम ये लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर चाहिए थी उनको ईंटें। क्या चाहिए? ईंटें। तो इन्हीं ईंटों की खोज में ये जगह जगह खुदाई करते थे।
तो जैसे ही वो खुदाई करते लगे तो इनको क्या मिली, इन्हें ईंटें मिली। तो इनका काम क्या था, रेलवे लाइन का निर्माण करना। तो वहाँ से उस जगह से उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र से इन्होंने ईंटों को उखाड़ ले गए। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से लगभग 35 से 40% ईंटें उखाड़ के इन्होंने लाहौर से कराची जो रेलवे लाइन ये बिछा रहे थे उसमें इन्होंने लगा दी। तो ये हड़प्पा की कहानी उन्होंने बताई। उसके बाद इन्होंने मार्शल साहब को बताया होगा, मार्शल साहब ने फिर इनको राखल दास पंडित जी को इनको भेजा होगा। फिर ऐसी कुछ बात थी। ऐसी ये हड़प्पा की थी कहानी। हड़प्पा सभ्यता कैसे, किस प्रकार से इस रूपरेखा का निर्माण हुआ, हड़प्पा सभ्यता का खनन किया गया। इसके बाद देखो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं नगर। जो नगर हैं उन नगरों की विशेषता क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो नगर मिले हैं उन नगरों की क्या विशेषता है। तो देखो हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय विभाजन जो है वो 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से, जैसे आप ये मानो ये है नगर, ये पूरा क्या है, ये एक नगर है। और इस नगर को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, एक तो पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। कौन कौन से भागों में, पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में। हम नगरीय विशेषताओं की बात करेंगे अब। तो नगरीय विशेषताओं में क्या है कि जो नगर हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया और नाम ले दिया गया। पश्चिमी को तो कह दिया गया दुर्ग और इसको कह दिया गया निचला नगर, निचला नगर। क्यों, क्योंकि ये जो अपेक्षाकृत जो ये जो क्षेत्र था, ये जो भूखंड था, ये जो भूभाग था, ये भूभाग इस क्षेत्र से अलग था, ऊपर की ओर उठा हुआ था। इसीलिए इस क्षेत्र को कह दिया गया दुर्ग, इसको कह दिया गया निचला नगर। ये छोटा क्षेत्र था, ये बड़ा क्षेत्र था। डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा। छोटा जो क्षेत्र था उसको देखकर, इसकी निर्माण शैली को देखकर ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो धनी लोग, पैसे वाले लोग यहाँ रहते हैं। संपन्न लोग जो लोग थे वो नगर के पश्चिमी भाग में रहते, दुर्ग क्षेत्र में रहते थे। और जो सामान्य और ग्रामीण लोग जो रहते थे वो रहते थे पूर्वी जगह में। यह जो निचला नगर है वहाँ पे कौन रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते थे। यानी कि अब इसके पीछे तर्क क्या दिया गया कि आप कैसे कह सकते हो यहाँ पर धनी लोग रहते हैं, यहाँ पर ग्रामीण लोग या फिर जो गरीब लोग जो हैं वो रहते हैं। आप इस बारे में कैसे अनुमान लगाया, तो इस बारे में अनुमान यूँ लगाया गया कि जो ये जो पश्चिमी दुर्ग क्षेत्र है, पश्चिमी जो नगर जो का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं, यहाँ पर बड़े बड़े भवन मिले हैं, यहाँ पर स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, घरों की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है और अच्छे मजबूत घर यहाँ पर इस क्षेत्र में मिले हैं। जिसको देखते हुए क्या बोल दिया गया कि ये धनी या संपन्न लोगों का आवास रहा होगा। लेकिन जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, जो ये निचला नगर है, जो ये पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में क्या मिला, यहाँ पर मिले कब्र। इस पूरे भूभाग में क्या मिले, कहीं पे तो कब्र मिली, कहीं पे कोई जल, यहाँ से जो जल को कोई जल है को निकल के नालियों के द्वारा निकल के आ रहा है, तो जो जल की जो निकासी हो रही है वो ये इसी क्षेत्र में हो रही है। तो जल निकास भी मिला है, यहाँ से हमें जल की निकासी भी हमें इसी क्षेत्र से मिली है। यहाँ पर कच्चे भवन मिले हैं, क्या मिले हैं, कच्चे भवन मिले हैं। इसीलिए इसको ये कहा गया कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये संभवतः गरीब लोग यहाँ रहते होंगे या निम्न क्षेत्र के लोग या निम्न श्रेणी के जो लोग हैं वो इस पूर्वी क्षेत्र में रहते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता में सभी जगहों पर जो स्थान मिले हैं वो ऐसा ही मिला है। उसका एक अपवाद भी मिला है। इसका अपवाद क्या मिला है हमें, अपवाद मिला है धोलावीरा के रूप में। धोलावीरा में जो शहर था, जो नगर था, वो 2 की बजाय 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित था। एक तो था गढ़ी क्षेत्र जिसको कह दिया गया, एक को कह दिया गया मध्य क्षेत्र, एक को कह दिया गया निचला क्षेत्र।
क्या कह दिया गया, गढ़ी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, निचला क्षेत्र, ऐसा इनको धोलावीरा में हमें देखने के लिए मिलता है। अब देखो दुर्गीकरण क्या है। दुर्गीकरण क्या है, इस दुर्गीकरण के बारे में समझें अगर हम, तो देखो नगरों की जो विशेषता है उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था नगरीय विभाजन को, और अब दूसरे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दुर्गीकरण को। किसको, दुर्गीकरण को। तो देखो दुर्गीकरण में क्या है, तो दुर्गीकरण है ना, इसको ही यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, सीडेडटल, सिटेडल भी इसको कहा जाता है, इसको कैसले भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, सिटेडल या कैसले। अब जो देखो जो दुर्गीकरण का जो क्षेत्र है, दुर्गीकरण जो मिला है हमें, वो सामान्यतः हमें पश्चिमी भागों में देखने के लिए मिला है। कहाँ पर, सामान्यतः नगरों के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर हमें दुर्गीकरण की व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। इसके अपवाद क्या क्या हैं, इसका एक तो अपवाद है चहुंदड़ो। क्या है, चहुंदड़ो। यहाँ पर दुर्गीकरण है ही नहीं, चहुंदड़ो में कोई दुर्गीकरण नहीं है। हमें कोई दुर्गीकरण, किसी भी प्रकार के दुर्गीकरण के साक्ष्य चहुंदड़ो में नहीं मिले हैं। लेकिन जो कालीबंगा है, कालीबंगा में हमें 2 भाग दुर्गीकृत मिले हैं। कितने भाग, 2 भाग। जैसे ये भाग है तो इनके बाहर ये भी दुर्गीकृत है, ये भी दुर्गीकृत है, दोनों ही भाग हमें दुर्गीकृत मिले हैं। इनके चारों ओर क्या मिली हमें, प्राचीर के रूप में, एक सुरक्षा दीवार के रूप में एक प्राचीर मिली है, एक दीवार मिली है। और जो नवीन अनुसंधान हुए हैं उन नवीन अनुसंधानों के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी ऐसी व्यवस्थाएं हमें देखने के लिए मिली हैं। कहाँ पर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिली। तो कालीबंगा में क्या कह सकता हूँ मैं, दोनों ही भाग दुर्गीकृत हैं, यानी कि प्राचीरों से घिरे हुए जो क्षेत्र हैं ये दोनों ही क्षेत्र हैं कालीबंगा के अंदर। अगला जो इसका अपवाद है वो है लोथल तथा सुरकोटड़ा। लोथल और सुरकोटड़ा में हमें क्या देखने के लिए मिला कि जैसे ये तो है अपना क्या है, पश्चिमी भाग, और ये है हमारा पूर्वी भाग। तो इस पूरे ही दोनों ही दुर्गों के बाहर हमें एक सुरक्षा प्राचीर के रूप में दुर्गीकरण देखने के लिए मिलता है, एक दीवार देखने के लिए मिलती है। कहाँ पर, लोथल और सुरकोटड़ा के अंदर। नगरीय विभाजन के बाद दुर्गीकरण के बारे में देखा। दुर्गीकरण के बाद हम बात करेंगे यहाँ की सड़कों की। किनकी, सड़क। ये जो सड़क थी, तो यहाँ पे जो ये सड़क मिली है ये हमें समकोण पर काटती हुई, एक जाल का आकार का मिलती हुई समकोण पर काटती हैं। इस हड़प्पा सभ्यता की जो नगर की जो सड़कें हैं, वो सड़कें जो हैं वो 90 डिग्री के कोण पर, यानी कि समकोण पर काटती हैं एक दूसरे को। इस जो ये प्रणाली है, इस प्रणाली को कहा जाता है ग्रिड या जाल पद्धति। शतरंज की जो शतरंज का जो ये जिसपे हम शतरंज खेलते हैं उसमें भी तो ऐसे ही होते हैं, अलग अलग खाने होते हैं। इस प्रकार ग्रिड और जाल पद्धति के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो जयपुर शहर की सड़कें ऐसी ही हैं, इसका आप याद रखना। जयपुर शहर की जो ग्रिड पद्धति के आधार पर सड़कें हैं। अब जो ये सड़कें हैं, जो ये सड़क, जो ये रास्ते बनाए गए हैं, ये किन से निर्मित हैं? इन सड़कों का निर्माण किया गया है कच्ची ईंटों से। किससे? कच्ची ईंटों से इन सड़कों का निर्माण किया गया है। जो ये सर्किल बनते हैं, जो चौराहे यहाँ पर ये बनते हैं, इन चौराहों को क्या बोल दिया गया? इन चौराहों को बोल दिया गया ऑक्सफोर्ड सर्कल। इनको ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा गया। क्या कहा गया? हड़प्पा में जो सड़कें मिली वो एक तो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिसके कारण इसे ग्रिड या जाल पद्धति की सड़कें कहा गया। वर्तमान में कहाँ हैं? जयपुर में हैं।
और जब ये एक दूसरे को काटती हैं, जब चौराहे का निर्माण करती हैं, उस चौराहे को, उस सर्किल को क्या कह दिया गया? ऑक्सफोर्ड सर्किल। आगे हम बात करें, देखो नगर विभाजन की बात हमने कर ली, दुर्गीकरण की बात कर ली, सड़क की बात कर ली। 4 नंबर बिंदु पे जब हम बात करेंगे तो वो है जल निकासी प्रणाली। क्या है? जल निकासी प्रणाली। दुनिया की सबसे बेहतर जल निकासी प्रणाली वाली सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि जैसे ये है घर, ये क्या है? घर है। अब इस घर का जो वेस्ट पानी जो होता है ना, वो एक नाली के द्वारा आता है। फिर जो कॉलोनी है पूरी, यहाँ पे भी एक घर है, ये 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 भी एक घर है, तो इन सब का जो पानी है वो एक पद्धति बनी हुई है। जैसे ये एक मुख्य नाली है, इसके अंदर इसका पानी आ गया, इसके अंदर इसका पानी, तो ये एक मुख्य नाली हो गई। फिर ये जो मुख्य नाली है ये आगे जाकर नगर की मुख्य नाली में मिलती है, जो कि और चौड़ी हो जाती है। कहाँ मिलती है? नगर की मुख्य नाली में मिलती है, जो कि और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ क्या कर दिया कि जैसे यहाँ पर ये मिली, यहाँ पर जो ये घर से निकली हुई नाली है, जो कि कॉलोनी का जो, और इसकी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी की जो मुख्य जो नाली है उसमें जब मिलती है तो यहाँ एक गड्ढा है। वो गड्ढा किस लिए है? कि ताकि कोई भी अगर भारी गंदगी है वो आएगी तो उस गड्ढे में अंदर बैठ जाएगी, पानी ऊपर से निकल जाएगा। ऐसे ही व्यवस्था यहाँ पे भी की गई है। कोई भी गंदगी आई भारी, वो नीचे बैठ जाएगी चलकर, जिससे इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि इससे क्या है कि नालियाँ अवरुद्ध नहीं हुई, नालियाँ रुकती नहीं थी, कचरे के कारण नालियाँ रुकती नहीं थी। तो इसीलिए इसको कह दिया गया दुनिया की सबसे बेहतर जल निकासी वाली सभ्यता। इसका अपवाद भी मिला है भाई, इसका अपवाद मिला है कि जैसे मुख्यतः इस सभ्यता में जो नालियाँ बनी हुई हैं वो ईंटों से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई हैं? ईंटों से। लेकिन बनवाली में जो नालियाँ मिली हैं वो ऐसे सीधे ही बना दी गई हैं। कालीबंगा में जो बनी है वो लकड़ी की नाली मिली हैं। इनके ये अपवाद भी हैं। अब बार बार मैं ईंटों का जिक्र कर रहा हूँ तो ईंटों के बारे में ही देख लेते हैं। ईंटें कैसी मिलती हैं यहाँ पर? ईंटों की बात करें तो कई प्रकार की, लगभग 3 से 4 प्रकार की ईंटें हमें यहाँ पे मिली हैं। सबसे पहले मैं बात अगर करूँ तो कच्ची ईंटों के बारे में बात कर लेते हैं। कच्ची ईंटों का जो निर्माण है, जो कच्ची ईंटों से जो मुख्य मेन जो जगह हैं, एक तो सड़क निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। किसमें? सड़क निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। एक जो सुरक्षा प्राचीर जो हमने बनाई है, इसमें हमें मिली है सुरक्षा प्राचीर, जो हमें देखने के लिए मिली है, उसमें भी कच्ची ईंटों का निर्माण किया गया है। किसका? कच्ची ईंटों का निर्माण उसमें भी कर दिया गया। पक्की ईंटों का निर्माण कहाँ हुआ? पक्की जो ईंट थे उसमें बड़े बड़े जो निर्माण हैं, जैसे स्नानागार है, बड़े बड़े भवन हैं, उनमें जब निर्माण की बात आई तो उनमें इन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग किया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पक्की ईंटों का वहाँ पर प्रयोग किया। एक थी यहाँ पर अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिलता है कालीबंगा में। कहाँ पर? कालीबंगा में अलंकृत ईंटों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। एक है वक्राकार ईंट, जो कि वक्राकार जो ईंटें हैं, वक्राकार जो ईंटें हैं वो मिलती हैं चहुंदड़ों में। कहाँ पर? चहुंदड़ों में। अच्छा, इन ईंटों का साइज क्या होता है भाई? ऐसे थोड़ी है कि कोई छोटी कोई बड़ी पत्थर की जैसे बना दी, नहीं। सामान्य जो ईंट होती थी उनका जो माप है, उनका जो साइज है, वो तो होता था 4:2:1 के अनुपात में। कैसे? 4 तो लंबी, 2 चौड़ी और 2 ऊंची, 1 चौड़ी। समझ गए? वो ये है इनका सामान्य ईंटों का प्रकार। और जो बड़ी
जो सुरक्षा प्राचीर है उसको मजबूती देने के लिए बड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया। जो बड़ी ईंटों का जो प्रयोग सुरक्षा प्राचीर में देखने के लिए हमें मिली उसका अनुपात था 40-20-11। क्या है? 40-20-11 का अनुपात सुरक्षा प्राचीर में जो ईंटें हमें मिली हैं उसमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद भवन निर्माण भी आएगा और कुछ इसमें हमें डायग्राम दिए गए हैं, जैसे महान स्नानागार के हैं, मोहरों की है, पत्थर के बाट मिले हैं, एक योगी की मूर्ति मिली है, कुछ मनके मिले हैं, कुछ आभूषण मिले हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।